हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इससे पहले आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। हमें इससे पहले पता चल चुका है कि एवरेज और रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अब मान लीजिए आप बाइक पे कहीं पे जा रहे हैं और बाइक पे जाते हुए आपके स्पीडोमीटर पे जो रीडिंग आती है, स्पीड आती है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या आप उस स्पीड को देखकर क्या ये बता सकते हैं कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब ट्रैफिक आएगा तो आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर तक भी आ जाएगी, जब हाईवे आएगा तो 80 किलोमीटर पर आवर पे भी आ जाएगी। तो अलग अलग स्पीड पे आपकी बाइक चल रही है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से आप ये नहीं पता कर सकते कि आपकी रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें भैया एक इक्वेशन दे दो, हम उसमें अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डाल दें तो हमें टाइम मिल जाए, टाइम की वैल्यू डाल दें तो रेट कांस्टेंट मिल जाए। इसीलिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो ग्राफिक, हाँ जी, यहां से अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। क्यों? क्योंकि इसके लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। डाटा कलेक्ट करोगे तभी तो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा तो टाइम कंज्यूम होगा आप लोगों को। तो घबराना नहीं है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस आएंगी, उनका नाम रखा जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेशन तो जानते हो ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे आपने पहले पढ़ा था डी आर अपॉन डी टी, आगे माइनस का साइन लगाया था, ये था डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन तो पता है ना क्या होता है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, हम उसमें से वैल्यू निकाल लेंगे। अब पहला है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान लीजिए रिएक्शन ये है, हम यहां पे पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर जान लीजिए कि वो सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। हाँ, नीट जेडब्ल्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो अलग बात है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहले हम पढ़ेंगे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो आर नॉट है, जब टाइम कितना होगा जीरो, जब टाइम होगा टी, जब टाइम होगा टी तो कंसंट्रेशन होगी आर। ओके, ये तो पता है। ठीक है जी। अब रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन आर की पावर कितना आएगा? जीरो। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अगर आपको अभी डाउट आ रहा है तो आप पिछले टॉपिक को, पिछली वीडियोस को ध्यान से पढ़िए, देखिए, तब आपको ये क्लियर होगा। जीरो ऑर्डर का मतलब है इसकी कोफिशिएंट जो है, यानी कि इसकी पावर है वो जीरो होगी। अगर किसी की पावर जीरो होगी इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी। तो रेट किसके इक्वल हो गया भाई? के। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन माइनस डी आर अपॉन डी टी है, तो वो किसके इक्वल हो गया भाई? के इक्वल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है रिएक्शन। अब देखिए, इंटीग्रेशन जब भी करना हो दो डी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, एक डी को हम उधर ले जाते हैं। तो ये आ गया जी माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, हम माइनस का साइन भी उधर ले जाते हैं, तो आएगा जी डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब आपको ये पता होगा कि दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि वो इजी होती है। चलिए पढ़ लेते हैं। और आपको पता है कि इंडेफिनेट में लिमिट नहीं लगती, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और डेफिनेट में लिमिट लगती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, मैं यहां पे लाइन लगा देता हूं। ठीक है जी। इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे ये साइन है इंटीग्रेशन का, यहां पे आएगा डी आर। ठीक है, और अब लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट है आर नॉट, अपर लिमिट है आर, लोअर लिमिट है आर नॉट, अपर लिमिट है आर, इज इक्वल टू माइनस के, इंटीग्रेशन करेंगे डी टी। अब डी टी में भी लिमिट है टी की, देखिए टाइम जीरो टाइम टी, और लोअर लिमिट कितनी हो गई? जीरो, अपर लिमिट कितनी हो गई? टी। अब इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स, याद रखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। तो लिखिए पर, यहां पे आ गया जी आर। ठीक है जी, यहां पे क्या आएगा? आर नॉट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी आ गई जी? आर, माइनस के टी,
लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करनी होगी, तो r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। क्लियर है जी? अब आ गया r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब माइनस का साइन इधर लेकर जाओगे तो इसके आगे माइनस का और इधर के आगे प्लस का साइन होगा, तो क्या आएगा जी, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, तो हमने टी निकालना था भाई, टी आ गया, आर नॉट माइनस आर, उधर था के, नीचे जाके हो गया। ठीक है जी? तो ये वैल्यू जो है न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल की जाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, और एक ये भी फार्मूला भी यूज करना है, याद रखना ये वाला फार्मूला। ठीक है, इसको भी आगे हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाले फार्मूले को कहाँ इस्तेमाल करना है, ग्राफ्स वगैरह में, दोनों ये फार्मूले याद रखना आप लोग। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अगर आपने अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वे। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होती है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। वो कैसे? या तो वो मेटल कैटलाइज्ड रिएक्शन होंगी, सारी नहीं होगी, कुछ मेटल कैटलाइज्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अमोनिया का डिकम्पोजिशन किया हमने प्लेटिनम की सरफेस पे, तो नाइट्रोजन, सॉरी टू नहीं आना यहां पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आ गया। ये मेटल, कुछ मेटल कैटलाइज्ड रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस जैसे कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव राइज टू HI, तो ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ऐसी रिएक्शंस जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगी जिसमें, ठीक है, मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी, ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे मैंने कहा था कि आप याद रखना, R माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। याद आया? नहीं याद आया तो ये देखिए, ये है। क्लियर है? ठीक है, अब इसी से हम आगे ग्राफ वगैरह बनाएंगे। देखिए, R माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, इसको ना R नॉट को उधर ले जाते हैं, तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? कंपेयर द रिएक्शन विद, लीनियर इक्वेशन बताओ बेटा क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। याद आया? यही इक्वेशन होती है, इसके साथ कंपेयर करेंगे। y क्या है? r, ठीक है, x बाद में करते, c क्या है? r नॉट, x क्या है? t, और m क्या है? माइनस k। तो हम अब बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, ये लीजिए, हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में याद रखिए कि y एक्सिस पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे क्या आएगा? r, x एक्सिस पे क्या आएगा? टाइम, और इंटरसेप्ट यानी कि जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई दैट इज c क्या है? r नॉट। अब क्योंकि स्लोप जो है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब लाइन स्ट्रेट होगी, और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगी, तो स्लोप कितना आएगा भाई? माइनस के। क्लियर है? अगर अब क्लियर है तो भाई आगे चले हम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। अब और इसके अलावा और भी हम कुछ ग्राफ्स आपको बता देते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है जी, वो टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये लाइन जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह। ठीक है, दूसरा एक और कंसंट्रेशन और टाइम का भी अगर देख लें, दूसरा जो आएगा वो कंसंट्रेशन और टाइम का, तो आपको पता है कि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता अगर आप कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं, इसीलिए तो इसको जीरो ऑर्डर बोलते हैं। क्योंकि टाइम के साथ साथ या कंसंट्रेशन के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये ग्राफ आएगा।
तीनों ग्राफ नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये चीज याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से। बट अब इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन देखा आपने, ये देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को देखिए, लो जी, कि T इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के। इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दोनों पे डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया जी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम टू सेम उसी तरह पढ़ेंगे। आर गिव राइज टू प्रोडक्ट, जब टाइम था जीरो तब कंसंट्रेशन थी आर नॉट, जब टाइम था टी तब कंसंट्रेशन थी आर। ठीक है, यहां पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, समय बचेगा हमारा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर कितना आएगा 1। इसका मतलब है रेट किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू के आर। ठीक है जी, और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या था, माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के आर। अब वही डी, एक डी इधर है तो दूसरा उधर लेकर जाएंगे, और सेम टर्म्स वाली सारी चीजें एक साइड पे होंगी। अब ये आर है, यहां पे भी आर होगा तो आर इधर आएगा, तो क्या आएगा, माइनस डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। माइनस का साइन उधर ले जाओ, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डेफिनेट इंटेग्रल ही करेंगे। लिमिट्स हमें मिल चुकी है कंसंट्रेशन की आर नॉट और आर, टाइम की मिल चुकी है 0 और टी। चलिए करते हैं इंटीग्रेशन, डी आर अपॉन आर। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है ना, ठीक है, तो लिमिट भी लगानी पड़ेगी। नीचे क्या आएगा, आर नॉट लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी आएगी जी आर इज इक्वल टू माइनस के, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट टी, और यहां पे क्या आएगा डी टी। अब याद रखिए कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग होता है, बट यहां पे लॉग छोटा लॉग इस्तेमाल होगा। एक होता है नेचुरल लॉग जो e की पावर होता है, और एक लॉग होता है 10 की पावर वाला, वो बड़ा लॉग होता है। हम यहां पे छोटा लॉग इस्तेमाल करेंगे, छोटा लॉग ln, यहां पे क्या आएगा r। अब लिमिट्स लगा दो, इस पे क्या आएगी, नीचे r नॉट और ऊपर लिमिट आएगी r इज इक्वल टू माइनस के। यहां पे भी क्या आएगा t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों लगा दीजिए, छोटा लॉग r माइनस लॉग r नॉट इज इक्वल टू माइनस के t माइनस 0। ओके, अब ये क्वेश्चन याद रखिए, ग्राफ में आपके, सॉरी इसके आगे एक और चलते हैं, उसके बाद ग्राफ में काम आएगी आपके, ये वाली नहीं, उसके बाद वाली। दोबारा लिख देता हूं मैं, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। लॉग आर, इसको उधर ले जाते हैं, लॉग आर नॉट माइनस के टी। अब ये वाली जो, इसको ध्यान से देखिए, ये वाली जो मैंने बनाई है ना, ये वाली, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया क्योंकि आगे जाके ये काम आएगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे और चलेंगे। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ो, तो लॉग x माइनस लॉग वाई, लॉग x माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग x अपॉन वाई। तो ये लॉग r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब माइनस का साइन इधर आएगा तो y अपॉन x हो जाएगा, लॉग x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई ओवर x। उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, लॉग आर नॉट अपॉन आर, तो यहां से माइनस का साइन हटेगा, इज इक्वल टू के टी। ओके, ठीक है, तो के टी किसके इक्वल हो गया भाई, छोटा लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब ध्यान दीजिए कि टी किसके इक्वल होगा फिर, टी, ठीक है, यहां पे के आना था नीचे, यहां पे के आएगा नीचे, यहां के मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड आएगा ना, ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, बड़ा लॉग। अब लॉग कौन सा इस्तेमाल होगा, बड़ा लॉग इस्तेमाल होगा, आर नॉट अपॉन आर, तो यहां पे भी 1 ओवर के आएगा।
ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो आपके सामने आई है, यही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। इसको भी मैं बॉक्स में डाल दूं बेटा, बोलते नहीं आप लोग, बॉक्स में डाल दें, लीजिए बॉक्स में डाल दिया मैंने इसको। ठीक है, 2 हो गए हमारे पास। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया बेटा आप लोगों ने? लिखा? चलिए आगे चलते हैं। 6th, जब 2 अलग अलग टाइम्स दिए हों तो क्या होगा? एक टाइम t1 है तो दूसरा टाइम t2 दिया हुआ है, तो क्या होगा? ओके, देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ था? t इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग, ऊपर था r0 और नीचे था r। ठीक है जी। यहां पे हमें अगर 2 टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं तो हम इसे किस तरह से करेंगे? देखो, k को इधर ले जाओ, t को इधर ले जाओ। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग r0 ओवर r। ठीक है जी। अब टाइम 0 नहीं है, टाइम t1 है। ठीक है जी। जब इनिशियल टाइम होगा t1 तो कंसंट्रेशन होगी R1। जब टाइम होगा t2 तो कंसंट्रेशन होगी R2। ओके, दोनों की वैल्यू फिल कर देते हैं। तो K इज इक्वल टू 2.303 टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम इंटरवल स्टार्टिंग टाइम t2 और इनिशियल टाइम t1 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉग, ऊपर क्या आएगा? R1 इनिशियल है ना, तो फाइनल कितना था? R2। तो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। लीजिए इसको भी मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ। ओके, अब इसके आगे एक और चीज आपको करवाता हूं मैं। लीजिए, हाँ जी, रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो A थी और प्रोडक्ट की 0 थी जब टाइम था 0। एट टाइम t, जब टाइम होगा t, तो मान लीजिए कि A में से कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसको x मान लेते हैं। A में से x हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो रिएक्टेंट जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? A माइनस x। तो हमारे पास t किसके इक्वल होगा? 2.303 अपॉन के लॉग। अब इनिशियल कंसंट्रेशन है A, फाइनल कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स। हमारे पास एक और फार्मूला आ गया बच्चा, इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर सबको? सबको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, इसमें कुछ ग्राफ्स वगैरह भी होंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ये कभी भी खत्म नहीं होती। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगी। उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये लीजिए, मान लीजिए कि ये एक मेरे पास पेज है। अब मैं क्या करता हूं, इस पेज के ना 2 पीस कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने एक पीस अपने हाथ में पकड़ लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसका भी हाफ कर देता हूं। लो जी, अब ये फिर मेरे पास पीस है, मैंने फिर इसका हाफ किया। लीजिए, फिर मैंने इसका हाफ किया। क्या ये रिएक्शन कभी खत्म हो सकती है? नहीं। एट ईच टाइम इंटरवल द कंसंट्रेशन बिकमिंग हाफ। तो इसका मतलब है कि कभी भी ये रिएक्शन खत्म नहीं होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी नहीं खत्म होगी। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी डिके, रेडियो एक्टिविटी डिके। अब आपको पता होगा कि 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर हिरोशिमा, वहां पे अमेरिका ने एक बॉम्ब जिसका नाम रखा गया था फैटमैन, एक लिटिल बॉय था और एक था फैटमैन, उसको गिराया गया। उसका असर देखो, उस टाइम पे तो लाखों लोगों की डेथ हुई थी, बट आज की डेट में भी उसका असर देखने को मिलता है। फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर भी एक बॉम्ब गिराया गया। अब उसका भी असर आज की डेट में वहां के लोगों में देखने को मिलता है, इवन के डीएनए तक में देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट। ओके, 8th हमारा ये रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इन गैस फेज। अब हम कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे, अब हम प्रेशर की बात करेंगे। वो कैसे? ए गिव राइज टू बी प्लस सी। सी भी गैस है, बी भी गैस है और ए भी गैस है। क्लियर? स्टार्टिंग में इसका जो प्रेशर था वो P0, इनिशियल प्रेशर बोलेंगे अब इसको।
तो यहाँ पे क्या था, इनका प्रेशर 0, जब टाइम कितना था 0। अब टाइम हो चुका है t, एट टाइम t, ठीक है जी। मान लीजिए कि P नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन में से, इनिशियल प्रेशर में से कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन जो है वो B और C में कन्वर्ट हो गया। अगर ये B और C में कन्वर्ट हो गया तो जो बाकी बचा, मान लीजिए अब प्रेशर जो B का है x और यहां पे भी x, ठीक है। P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल प्रेशर हो गया, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स तो कट गया, तो P टोटल किसके इक्वल हो गया भाई, P नॉट प्लस एक्स, P नॉट प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, P टोटल माइनस P नॉट। हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, हम x की वैल्यू इसमें फिल कर देंगे, ठीक है जी। तो प्रेशर ऑफ ए एट टाइम t क्या आएगा भाई, P नॉट माइनस एक्स था, x की वैल्यू हमें मिल गई है P नॉट माइनस P टोटल, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। P नॉट माइनस P टोटल प्लस P नॉट। अब ये P नॉट इकट्ठा हो गया, अभी क्या आएगा जी, इज इक्वल टू 2P नॉट माइनस P टोटल। अब ये आ गया प्रेशर A का जब टाइम t था, स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था, इनिशियल प्रेशर P नॉट, तो हम निकाल लेंगे T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग, इनिशियल प्रेशर था P नॉट, फाइनल प्रेशर था 2P नॉट माइनस P टोटल। अब इसको भी रिएक्शन को, ये इस एक्सप्रेशन को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब प्रेशर की बात आएगी तो ये आएगा। ओके, यहां तक क्लियर बेटा, सबको क्लियर, कोई डाउट? उसके बाद हम आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ करेंगे हम इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे ग्राफ, ओके। बट पहले आपको कुछ एक्सप्रेशंस लिखने होंगे यहाँ पे जो हमने पढ़े थे, ये लिखिए, हाँ ये थे एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये वाले, और इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ये वाले थे। मैंने कहा था कि इसको याद रखना, ये वाली चीज, ठीक है। log r इज इक्वल टू log r नॉट माइनस kt। चलिए हम इसको पकड़ के इसको सॉल्व करते हैं, चल भाई, हाँ क्या था भाई, log r इज इक्वल टू log r नॉट माइनस kt, ठीक है जी। कंपेयर करिए इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c, y किसके इक्वल है जी, log r के, ठीक है। x किसके इक्वल है जी, t के, और c किसके इक्वल है, छोटा log r नॉट के, और स्लोप यानी कि m किसके इक्वल है, माइनस k के। अब इनकी वैल्यूज हम ग्राफ में फिल करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ में देखिए क्या होता है, ये हमने बना दिया ग्राफ, ठीक है। चलिए अब y एक्सिस पे क्या आएगा जी, छोटा log r, यहां पे क्या आएगा, टाइम यानी कि t, और इंटरसेप्ट क्या आएगा, log r नॉट, और देखिए स्लोप नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोप की वैल्यू माइनस k। ओके, एक और ग्राफ बनाएंगे। हाँ जी, हमने पढ़ा था log r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू माइनस kt, यही था, याद है? हाँ, अब इसको भी कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, किसके साथ, कंपेयरिंग इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद एक और आया था 2.303 नीचे आया था, ठीक है, याद आया कि नहीं? चलिए बड़े लॉग के साथ भी हम अब इक्वेशन पढ़ेंगे। बड़ा लॉग यानी कि log r इज इक्वल टू log r नॉट, देखिए इसके पास में 2.303 था, इसके पास में 2.303 था, हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, इसके साथ नहीं था तो इसको डिवाइड कर दिया, माइनस k अपॉन 2.303t। अब इसके साथ भी कंपेयर करो इक्वेशन को, किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब y क्या है, log r है, x क्या है, t है, m क्या है, माइनस k अपॉन 2.303 है, तो c इंटरसेप्ट क्या है, log r नॉट। तो हम जब यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस पे आएगा, log r, x एक्सिस पे आएगा टाइम यानी कि t, यहां पे इंटरसेप्ट क्या आएगा, log r नॉट,
और स्लोप आएगा -k/2.303। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई, यहां तक क्लियर है? क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, समझ लिया अच्छी तरह से। कोई डाउट हो तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, log r0 अपॉन r इज इक्वल टू KT। ये भी याद आया कि नहीं? हमने पढ़ा था भाई, ये देखो k इज इक्वल टू 2. यहाँ पे 2.303 भी आएगा ना, 2.303, ठीक है, अपॉन t log r0 अपॉन r। याद आया कि नहीं? याद आया, इसी से ये बनाया मैंने, log r0। इसको इधर ले गए तो ये डिवाइड हो गया, उधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इसी से ये बना है। अब देखिए इसी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, अब इसको नीचे वाली को रब कर दूँ, नीचे वाली को रब कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर वाली क्वेश्चन चाहिए, नीचे वाली नहीं चाहिए। अब देखिए आराम से, ध्यान से, कि इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। अब इसमें c इंटरसेप्ट नहीं है, जीरो है। क्यों? क्योंकि c है ही नहीं इसमें इंटरसेप्ट। और y क्या है? log r0 अपॉन r, ठीक है जी। x क्या है? वो t है। स्लोप क्या है? k/2.303। अब ये स्लोप पॉजिटिव है, याद रखिए, स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे भाई, नेगेटिव क्यों लेंगे? ठीक है। अब देखिए स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पे स्लोप क्या आएगा? k/2.303, और यहां पे आएगा log r0 अपॉन r, ठीक है। यहां पे आएगा टाइम। अगर मैं r0 अपॉन r0 कर दूं, उल्टा कर दो इसको, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। वो तो क्लियर है, करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, लो जी, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया log r अपॉन r0। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मान लीजिए ये है log r अपॉन r0 इज इक्वल टू -KT हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव साइन उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप होगा किसके इक्वल? -k/2.303, और यहां पे आएगा टाइम। ओके, अंडरस्टैंड। ग्राफ में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, हर साल पेपर में आते हैं। सीबीएसई बोर्ड इस तरह के ग्राफ्स वगैरह बहुत डालता है और पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। याद रखिए, लॉग कहीं पे भी यूज होगा, लॉग कहीं पे भी यूज होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। यहां पे आपने जीरो ऑर्डर में देखा होगा कि यहां पे कंसंट्रेशन का इस्तेमाल किया, टाइम रेट ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल किया, बट कहीं पे भी लॉग की वैल्यू का इस्तेमाल नहीं किया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी लॉग नहीं यूज होगा, लॉग यूज होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में। क्लियर है? चलिए आगे चलिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे ये रहे। हाँ जी, राइट द स्लोप, लॉग आर आ गया कि नहीं? अभी बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लॉग आर आ चुका है। ये देखिए, लॉग आर और टाइम के बीच का, लॉग आर और टाइम के बीच का ग्राफ अगर बनाया है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा। तो स्लोप की वैल्यू निकालिए, स्लोप की वैल्यू क्या होगी? अभी आपको बताया था मैंने ग्राफ में। चलिए ग्राफ दिखाता हूँ आपको, फिर पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलिए ग्राफ में देखते हैं क्या आएगा जी। ग्राफ, लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ये रहा। हाँ, ये छोटा लॉग, स्लोप कितना था? -K, स्लोप आया था -K। उसके बाद ये log r0 अपॉन r वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो स्लोप था कितना? k/2.303। याद आया कि नहीं? सॉरी, यहां पे r0 अपॉन r है, यहां पे क्या है? r0 अपॉन r है, r0 अपॉन r है, r0 अपॉन r ये रहा, ठीक है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। चलिए आगे, क्लियर है? आगे चले, चलो नेक्स्ट भाई, थर्ड क्वेश्चन। ये ग्राफ दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन निकालिए। मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वल टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन हाफ होती जाएगी। 10 सेकंड में कितनी थी? 0.8, 20 में कितनी हुई? 0.4, 30 में कितनी हुई? 0.2। तो ये ऑर्डर कौन सा है? ये दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या रिएक्टेंट जीरो तक पहुंच सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो पे नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि ये रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगी, हर बार उसका हाफ कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भैया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है, कंसंट्रेशन आर और टाइम के बीच का ये ग्राफ है और इसका स्लोप बताना है और ऑर्डर। देखो जी, यहाँ पे कंसंट्रेशन आर यूज की गई है तो ये स्लोप, ये ऑर्डर जीरो है और स्लोप कितनी होगी भाई? स्लोप इज इक्वल टू -K। याद आया कि नहीं? ओके,
ये क्वेश्चन है कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना।